Assalamu alaikum dear students. Welcome to Sir Syed Institute of Legal Education. Sir Syed Institute of Legal Education is one of the leading institutes for online preparation of legal and judicial exams in Pakistan. Dear students, आज हमारा टॉपिक है Why Criminal Law CRPC Criminal Procedure Code प्रोसीजरल लॉ इज इंपॉर्टेंट या फिर स्कोप ऑफ सीआरपीसी। एक जनरल सिनेरियो में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जी किसी भी जुडिशियल एग्जाम की रिजल्ट देख लें, आप डीएमसी देख लें, 70 to 80% लोग सीआरपीसी के पेपर में फेल हो जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पेपर में। इसकी क्या रीजन है या फिर किस तरह से एक एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर बना जा सकता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, नोट किया होगा कि हमारे किसी भी तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हजारों की तादाद में लॉयर्स मौजूद हैं। बार के मेंबर्स देख लें तो हजारों की तादाद में बार के मेंबर्स हैं, लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर की बात करें तो किसी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में आपको चंद एक अफराद के सिवा कोई नहीं मिलेगा। वो चंद एक अफराद कौन हैं जो एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर हैं, या वो चंद अफराद कौन हैं जो हर साल एग्जाम पास करके जुडिशियल ऑफिसर्स, सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट होते हैं। उन लोगों की तादाद इतनी कम क्यों है, जैसे कि आटे में नमक के बराबर है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली बात यह है, हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल लॉ जो है, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को, अगर आप इसके प्रोसीजर को सही मानी में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसको समझ कर नहीं पढ़ेंगे, या इस सब्जेक्ट की फिलॉसफी जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी, तब तक आप इस सब्जेक्ट में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, ना किसी जुडिशियल एग्जाम में और ना ही कोई एक कामयाब फौजदारी का वकील बनने में। तो आए हम आपसे डिस्कस करते हैं कि 80 to 90% स्टूडेंट्स सीआरपीसी में क्यों फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लफ्ज है, ये जो कोड आपको नजर आ रहा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लोग इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते कि इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल लॉ, इट इज प्रोसीजरल लॉ। सबसे पहली बात, अगर आपके नॉलेज में है कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है तो ठीक है, अदरवाइज प्रोसीजरल लॉ का मतलब है कोई भी ऐसा इनेक्टमेंट, कोई भी ऐसी ज़ाब्ता, ऐसा ऑर्डर, ऐसा एक्ट जो किसी भी कंट्री में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके प्रोसीजर को बयान करता है, उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। जिस तरह से आपका सीआरपीसी जो है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अब प्रोसीजरल लॉ बाकी लॉ से किस तरह डिफरेंट है? मिसाल के तौर पर पीपीसी जो है, पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। पीपीसी में जस्ट ऑफेंसेस बताए गए हैं और साथ उनकी पनिशमेंट बताई गई है। इट इज सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। अगर हम पीपीसी को कंपेयर करें सीआरपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, तो प्रोसीजर कोड बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपीसी में आपको बताए जाते हैं जस्ट ऑफेंसेस, कौन सा ऑफेंस है और उसकी कितनी सजा है, फलां ऑफेंस है और उसकी 2 साल सजा है, एटसेट्रा। लेकिन सीआरपीसी डिफरेंट है। सीआरपीसी प्रोसीजर है। यहां पर आपको सीआरपीसी बताएगा आपने किस तरीके से चार्ज फ्रेम करना है।
सीआरपीसी बताएगा किस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन फाइंड करनी है किसी भी कोर्ट की। सीआरपीसी बताएगा कौन सी अदालत में आप अपना केस जो है लेकर जा सकते हैं। सीआरपीसी बताएगा समरी ट्रायल क्या होता है। सीआरपीसी बताएगा समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या है। लोग जो हैं 90% स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह लाइट ले लेते हैं और इसलिए ना ही वो एक एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर बन पाते हैं अपनी लाइफ में और ना ही किसी भी जुडिशियल एग्जाम्स में एक नुमाया कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह लाइट समझते हैं। इट इज नॉट लाइट सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहली बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसीड एनी केस। अगर आप किसी केस को भी प्रोसीड कर रहे हैं और अगर आपको ट्रू मीनिंग्स में प्रोसीजर का ही नहीं पता तो आप उस केस में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, टू पास एनी जुडिशियल एग्जाम और लीगल एग्जाम, अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो एक इस सब्जेक्ट की फिलॉसफी है वो नहीं पता तो आप कोई भी जुडिशियल एग्जाम पास नहीं कर सकते और ना ही किसी केस में बेटर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सीआरपीसी की फिलॉसफी है क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर्स एज सर्जन्स। मिसाल के तौर पर जिस तरह से सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक एक्सपर्ट सर्जन की होती है। एक मेडिकल सर्जन, मेडिकल डॉक्टर जिसके पास आप जाते हैं और अगर आपको कोई मेडिकल फॉल्ट है तो आप डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन, आप चेक करवाते हैं डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आपके इस मसले का एक सर्जरी होगी, इसका ऑपरेशन होगा। तो क्या आप किसी ऐसे ही एक कॉमन पर्सन को, कोई ऐसा डॉक्टर जो जस्ट नाम का डॉक्टर है, नीम हकीम खतरा जान, आप उससे अपना ऑपरेशन करवाएंगे? आप उससे अपने जिस्म के किसी हिस्से की सर्जरी करवाएंगे? आप बिल्कुल नहीं करवाएंगे। आपको पता है कि यहां पर जान का खतरा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो नीम हकीम हैं और उनके पास प्रोसीजर का नॉलेज नहीं है, ना ही उन्होंने कहीं से एक एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रखी है और डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने प्रॉपरली तौर पर हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं की सर्जरी की, इसलिए वो एक अच्छे सर्जन नहीं है, इसलिए हम उनसे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो एक अच्छा सर्जन कैसे बनता है? जब उसको सर्जरी का प्रोसीजर आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? और उसके लिए क्या करना पड़ता है? डिग्री लेने के बाद 2 साल सर्जिकल वार्ड में लगाने पड़ते हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर्स के साथ और डेली बेसिस पर 10-20 जो है सर्जरीज करनी पड़ती हैं। कर करके आपको क्या आ जाता है, पहले आपने पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता है, फिर आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप एक अच्छे सर्जन बन जाते हैं। उसके बाद जो है लोग उस सर्जन पर एतमाद करते हैं और अपना जिस्म जो है उसको सर्जरी के लिए प्रेजेंट कर देते हैं। तो जिस तरह से एक अच्छे सर्जन के लिए प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से एक अच्छे एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर के लिए या किसी ऐसे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट के लिए जो जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सीआरपीसी अंडरस्टैंड करना, जिस तरह से डॉक्टर का अपने सर्जरी में एक्सपर्ट होना जरूरी है, इसी तरह से स्टूडेंट और लॉयर का प्रोसीजर में एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर वो प्रोसीजर में एक्सपर्ट नहीं होगा, ना ही वो कॉम्पिटेंट लॉयर बन सकता है, एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर बन सकता है और ना ही वो किसी जुडिशियल एग्जाम में प्रोसीजर के पेपर में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकता है। इसी तरह से आप, जिस तरह से मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी है, इसी तरह से आप देखें एरोनॉटिकल एक इंजीनियर जो होता है वो अपने प्रोसीजर में, इंजीनियरिंग के प्रोसीजर में वो एक्सपर्ट होता है। वो किसी भी एरोप्लेन का पूरा इंजन उसको ओपन कर सकता है, खोल सकता है, फिर दोबारा फिट कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता,
उसके तो समझ में नहीं आएगा व्हाट इज दिस। ठीक है, तो जो है बंदा, जो एक्सपर्ट इंजीनियर है, वो ही उसके करीब जाएगा और उसको अंडरस्टैंड करके उसकी करेक्शन वगैरह करेगा अगर कहीं किसी जगह पर कोई फॉल्ट आ गया है तो इसलिए माय डियर, प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू लर्न प्रोसीजर इन द ट्रू मीनिंग्स। अब सवाल तो ये है कि हम प्रोसीजर को सही तरीके से किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो स्टूडेंट्स नहीं करते, लोग सीआरपीसी को, जब आप किसी भी अपने एलएलबी के एग्जाम्स को पास कर रहे होते हैं तो लोग आपको गाइड बुक्स दे देते हैं। खुरम, मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहता, एनीवे खैर, किसी भी गाइड को लोग यूज करते हैं और 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रट्टा लगा लेते हैं और एलएलबी की डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग आगे आके जुडिशियल एग्जाम में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही क्रिमिनल एक्सपर्ट लॉयर बन सकते हैं। जो सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस है वो किसी गाइड बुक से या किसी नोट से, जो नोट्स आपको मिलते हैं फोटोकॉपी के नोट्स, उसके 10-15 सवाल जस्ट रट्टा लगा लेने से आपको किसी हालत में भी प्रोसीजर समझ में नहीं आने वाला। तो प्रोसीजर समझ में कैसे आएगा? प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा और इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप जो सेक्शन पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो 100% आपके समझ में आ जाए, उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप चार्ज का चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं सीआरपीसी का बेयर एक्ट से या मेजर एक्ट से, पीएलडी से, तो आप लाजमी तौर पर सबसे पहले सेक्शन को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद उसकी कमेंट्री रीड करें। ठीक है, जब आप यहां तक कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको प्रोसीजर समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप किसी अच्छी लॉ फर्म को ज्वाइन करें। जो आपने पढ़ रखा है हाउ टू चार्ज फ्रेम, आपने सीआरपीसी में पढ़ रखा होगा अच्छे तरीके से कि चार्ज फ्रेम कैसे किया जाता है। फिर जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, आप अदालत में जाएंगे, तो जज साहब आपके किसी केस में जब आप प्रोसीडिंग के लिए जाएंगे तो जज साहब जो हैं वो आप देखेंगे कि आपके सामने जज साहब जो हैं चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट सामने खड़ा होगा, आप सुन रहे होंगे। जज साहब जब चार्ज फ्रेम कर लेंगे तो आप उस शीट को पढ़ें कि जज साहब ने चार्ज किस तरह से फ्रेम किया है, तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इसीलिए जब तक आप सीआरपीसी के बेयर एक्ट को कमेंट्री के साथ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ लेते, आपका जुडिशियल एग्जाम का क्रिमिनल का पेपर पास होना बहुत मुश्किल है और ना ही आप एक फौजदारी के अच्छे वकील बन सकेंगे जब तक आप इसको ट्रू मीनिंग में, सही मानों में नहीं पढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो बेयर पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आप आ जाएं पॉइंट नंबर 5 पर, प्रैक्टिकल लर्निंग, जॉइन एनी गुड लीगल फर्म, एसोसिएशन और कंपनी। जब आप प्रोसीजर को सारे के सारे को पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप कंपनी ज्वाइन करें, को लीगल एसोसिएशन, किसी सीनियर का चैम्बर ज्वाइन करें, अच्छा सीनियर हो जिसके पास फौजदारी का काम हो, क्रिमिनल एक्सपर्ट लॉयर हो, उसके पास आप जाकर क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस करेंगे एंड अंडरस्टैंड लीगल ड्राफ्टिंग। और जो लीगल ड्राफ्टिंग है क्रिमिनल की, वो आप खुद अपने हाथ से लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 7, प्रेजेंस एंड आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट्स ऑन डेली बेसिस एट लीस्ट 3 मंथ्स। तो कम से कम 3 महीने आप उसके बाद अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और वहां जाकर आपने जो लीगल ड्राफ्टिंग अंडरस्टैंड की है, आपने प्रोसीजर को पढ़ा है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद आप का ये जो फंडा है सीआरपीसी का, ये क्लियर होगा। तो डी स्टूडेंट्स, आज इस छोटी सी वीडियो का और इस लेक्चर का मकसद ये है कि काइंडली आप जिस तरह से बाकी छोटे छोटे एक्ट्स हैं, पीपीसी है, बाकी सब्सटेंसिव लॉस हैं, छोटे छोटे ऑर्डिनेंसेस हैं,
उसकी तरह आप सीआरपीसी को लाइट ना लें। ये सब्जेक्ट एक प्रोसीजर बताता है आपको एक एक्सपर्ट लॉयर बनने के लिए और किसी भी जुडिशियल एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अगर आप इस सब्जेक्ट की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, आप बेयर एक्ट से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, और तैयारी किस तरह से आपने करनी है डेली बेसिस पर अपना एक शेड्यूल बना लें। 45 प्लस चैप्टर्स हैं सीआरपीसी के, तो 45 चैप्टर्स को जब आप शेड्यूल बनाकर डेली बेसिस पर पढ़ेंगे और साथ अंडरस्टैंड करेंगे, कमेंट्री पढ़ेंगे, तो आपका तब ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल डन। अगर घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं फिर भी ठीक है। अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन, तो हमने हमारे जितने भी अभी 3 से 4 बैचेस निकल चुके हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सीआरपीसी के 45 चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स को। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिन्होंने एलएलएम किया हुआ है पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज से, और जब उन्होंने सीआरपीसी सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 565 तक कंप्लीट सीआरपीसी पढ़ी, तो उनके कमेंट्स ये थे कि सर हमने एलएलबी किया, एलएलएम किया, 8-10 साल प्रैक्टिस की, आज तक हमने सीआरपीसी को बेयर एक्ट से कंप्लीट नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने कोई एक सेक्शन भी मिस नहीं किया, हमने कोई एक लाइन भी मिस नहीं की। हर सेक्शन, हर लाइन, एवरी इलस्ट्रेशन, जितनी इसमें एग्जांपल्स होती हैं, हमने बेयर एक्ट फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया है। और स्टूडेंट्स के रिमार्क्स ये थे कि सर जिंदगी में पहली दफा सीआरपीसी को हमने कंप्लीट पढ़ा है, अब जाकर हमें प्रोसीजर समझ आया है, जो कई सालों से हमें प्रोसीजर का पता ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि सेशन का ट्रायल और सिविल ट्रायल में क्या डिफरेंस है। लोगों को पता ही नहीं था कि समरी ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है। जिनकी 5-5 साल प्रैक्टिस है, आप उनसे पूछ लें जाकर कि चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं, मुझे चार्ज फ्रेम करके दिखाएं। स्टूडेंट्स को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्टूडेंट्स ने सही तरीके से प्रोसीजर को नहीं अंडरस्टैंड किया। उनको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या होता है और प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू बिकम एन एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर। और इसी तरह से अगर आप सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रोसीजर को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी के जितने लॉस हैं वो आपके लिए नल एंड वॉइड हैं, वो आपको किसी किस्म का प्रॉपर बेनिफिट नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसीजर का अंदाजा नहीं है, आपको प्रोसीजर की समझ नहीं है, तो इसलिए आप बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में गाइडेंस की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और वो अपनी जो एक मंजिल डिसाइड करते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए अगर आपने अपनी मंजिल डिसाइड कर ली है, यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर और यू वांट टू बिकम सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, एनी जुडिशियल ऑफिसर, आप लाजमी तौर पर किसी अच्छी अकेडमी को ज्वाइन करें, या फिर अगर आप घर में बैठकर पढ़ सकते हैं तो लाजमी सीआरपीसी को बेयर एक्ट से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम 3 माह किसी अच्छे चैम्बर को ज्वाइन करें और वहां पर लीगल ड्राफ्टिंग सीखें। फिर आप देखिएगा कि आपने जो लास्ट टाइम एग्जाम दिया था और इस टाइम एग्जाम दिया, आपने क्या डिफरेंस है। अगर आप सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेज के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी सीआरपीसी की क्लासेस पूरा साल जारी रहती हैं, तकरीबन मंथली बेसिस पर बैच स्टार्ट हो जाते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी भी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, एडीपीपी एग्जाम्स के लिए, किसी भी लीगल एग्जाम के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग। अल्लाह हाफिज।